तो सुनिए ज़रा, अब कल एक लेक्चर मिल गया था चैप्टर नंबर 5 का, आज इसके आगे से हम लोग पढ़ने वाले हैं। और चैप्टर 5 अपना है ही वैद्युत धारा तथा वैद्युत परिपथ, जिसे वैद्युत चालन के नाम से भी जान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? एक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत पूरे तरीके से पढ़ा था। सबसे पहले जो जो चीज़ें पढ़ी उनको देख लो एक बार। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में दो चार बातें मैं बता देता हूँ, इसमें क्या क्या बातें थी। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत ने ये बताया था हमें कि किसी भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ हो वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है, ऐसा पढ़ा था। और हर एक परमाणु में जो बीच का एक भाग होता है वो भारी होता है, भारी सा भाग होता है, जिसका नाम होता है नाभिक। सुनते जाएं, पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। परमाणु के मध्य में एक भारी सा भाग होता था जिसे हम नाभिक कहते थे। नाभिक में दो तरह के कण पाए जाते थे, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। नाभिक के बाहर विभिन्न तरह की कक्षाएं पाई जाती थी, KLMN करके केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। उसमें एक तीसरे प्रकार के कण चक्कर काटते जिनका नाम था इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे नेगेटिव चार्ज रखते हैं अपने पास, और जो प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव, और जो न्यूट्रॉन होते हैं वे न्यूट्रल होते हैं, मतलब कोई आवेश अपने पास नहीं रखते हैं। अब चूंकि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जा रहे थे, तो प्रोटॉन अपने पास पॉजिटिव चार्ज रख रहा था, न्यूट्रॉन तो कुछ रख नहीं रहा था। मतलब नाभिक के अंदर जो भी चार्ज होगा वो किसके कारण होगा? प्रोटॉन के कारण। और प्रोटॉन कैसा रख रहा है? पॉजिटिव। तो इस वजह से बताया गया था नाभिक पूर्णतया कैसा होता है, बताएं? धनावेशित होता है। कैसा होता है? धनावेशित। जो बाहर चक्कर काट रहे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कैसे रखते हैं आवेश अपने पास? निगेटिव। तो यहाँ से एक बात और पता चली थी कि जब भी आप किसी परमाणु में उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या देखेंगे तो बाहर चक्कर काट रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या के हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। तो एक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या हमेशा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होंगे। साथ ही ये भी पढ़ा था प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर आवेश रखते हैं, पर प्रोटॉन पॉजिटिव रखता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आवेश रखता है। तो एक बात समझो, अगर कोई एक, मान लो इमेजिन करो कि यहाँ पर ये परमाणु है, ठीक, ऐसे इमेजिन कर लो थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर 10 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 10 पॉजिटिव 10 निगेटिव के बराबर आवेश हुआ, 10 इलेक्ट्रॉनों के बराबर प्रोटॉनों का आवेश इलेक्ट्रॉनों के आवेश के ही बराबर होता है, बशर्ते धनात्मक होता है। तो प्रोटॉनों के पास जितना आवेश धन का होगा, इलेक्ट्रॉनों के पास ठीक उतना ही ऋण का होगा। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। तो स्वतंत्र अवस्था में परमाणु हमेशा वैद्युत उदासीन होता है। कैसा होता है बताइए? वैद्युत उदासीन। पर किस अवस्था में? स्वतंत्र अवस्था में। जब उसमें छेड़छाड़ ना की जा रही हो उस समय हर एक पदार्थ का हर एक परमाणु कैसा होगा? वैद्युत उदासीन होगा। अब एक पदार्थ है और इसमें ढेर सारे परमाणु, तो हर एक परमाणु उदासीन है, तो बताइए टोटल परमाणु कैसे हो जाएंगे? उदासीन। और परमाणु से मिलकर जो पदार्थ बना वो भी क्या होता है? उदासीन। तो मतलब ये भी होता है कि अगर किसी पदार्थ में कोई छेड़छाड़ ना की जाए तो स्वतंत्र अवस्था में वो भी कैसा होता है? वैद्युत उदासीन होता है। याद रखिएगा। अब यहाँ पर फिर इसके बाद वहीं से हमने ये पढ़ा था कि कुछ इसमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे थे बाहरी कक्षाओं में। बाहरी कक्षाओं में हमें ये पता था कि जैसे कि ये मानो इमेजिन करो कि यहाँ पर ये है धनावेशित भाग नाभिक का, ठीक। ये किसका भाग है? नाभिक का। यहाँ पर है प्रोटॉन और है न्यूट्रॉन। यहाँ पर ये कक्षाएं बनी हुई हैं, इनमें काट रहे हैं चक्कर इलेक्ट्रॉन। कौन चक्कर काट रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। ये मान लो ऐसे इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। एक बात ध्यान से समझिए, नाभिक के पास कौन भरे पड़े हैं? बोलो। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कैसा आवेश रख रहा है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन कैसा आवेश रख रहे हैं? नेगेटिव। तो बताओ पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं कि नहीं? मतलब ये समझना, नाभिक के पास के जो इलेक्ट्रॉन होंगे इनमें नाभिक का आकर्षण बल कार्य कर रहा होगा। कर रहा होगा क्यों? क्योंकि ये धनावेशित और ये कैसा है? ऋणावेशित। तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो ये इसको खींचना चाह रहा होगा। मतलब ये समझ सकते हो। अच्छा समझना, इसकी दूरी इतनी दिख रही इतनी। वही इसकी बात करते हैं, इस वाले तो थोड़ी सी और दूर, क्योंकि ये इस कक्षा में, ये वाला इस कक्षा में है ना। दूरी बढ़ने के साथ साथ आकर्षण बल का मान क्या होगा? कम होता जाएगा, और वर्ग के हिसाब से कम होता है। कूलाम का नियम पढ़ा था ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 Q2 R का स्क्वायर। मतलब दूरी के वर्ग के हिसाब से घटता है, मतलब बहुत तेजी से घटता है। तो बताओ उसी तरह से मैं इसकी बात करूँ सबसे बाहर वाले कक्षा होगी, तो इसमें तो बहुत ही कम लग रहा होगा, कम लग रहा होगा ना। तो इन आवेशों को हम रगड़ कर या खुरच कर एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़कर कहीं और चले जाएं उनका नाम हम क्या दे सकते हैं? बताइए। मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दे सकते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। फिर मैंने वहीं पर बताया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं उनका नाम क्या होता है? जल्दी बताइए। मुक्त इलेक्ट्रॉन। फिर वहीं से समझा दिया था किसी पदार्थ का आवेश
किसी पदार्थ का आवेश वो अनुक्रमानुपाती होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या की। की संख्या। ये बात समझ आई? कैसे, मेरी बात समझिए। अगर मैं कहूं इसमें अभी मान लो 10 प्रोटॉन भरे, कितने 10 प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बताओ जल्दी से? 10 ही तो होंगे। अब 10 पॉजिटिव 10 निगेटिव मिलकर इसका पूरा आवेश कितना बना देंगे? 0। अगर कोई एक और भी इसी तरह के ले लो, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है 5 प्रोटॉन, तो उसका भी आंसर कितना आएगा? 0। लेकिन अब मैं ये कह दूं अगर कि दोनों एक साथ थे, ये 10 वाला है ही और ये मान लो 5 वाला है, 5 प्रोटॉन और यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं कहूँ इन दोनों को रगड़ दो, रगड़ो, पहले इसका स्वतंत्र अवस्था में आवेश कितना होगा? 0। उसका भी कितना होगा? 0। तो जैसे ही रगड़ोगे तो मान लो मैंने कहा कि इस वाले से एक इलेक्ट्रॉन निकला और इसमें आ गया, इससे निकला और इसमें दौड़ते हुए एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो बताओ इसके पास नए अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 5 प्रोटॉन तो है ही, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6। लेकिन इसके पास बताओ जरा, अगर मैंने कहा था इसके पास 10 प्रोटॉन है तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे होंगे? 9 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे। अब ध्यान से समझो, ये 5 प्लस के हैं 6 माइनस के, तो घट के माइनस के एक बचाएगा आंसर में, है ना? इसके पास 9 माइनस के 10 प्लस के, तो प्लस के एक बचाएगा। तो देखो अब पहले आवेश 0 आ रहा था, अब थोड़ा सा आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन अभी भी निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहेगा, बशर्ते मैं अलग अलग की बात करूं तो इसमें आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें कुछ आवेश की मात्रा आ गई है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पर इलेक्ट्रॉन गए हैं। समझ गए? तो यहां पर एक बात समझने की थी कि ये जो देखो, अगर मैं कह रहा हूं एक निकला है, कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं? एक। तो आवेश कितना कितना दिख रहा है? 1 प्लस 1 माइनस, जिससे आएंगे उसमें पॉजिटिव, जिसमें जाएंगे उसका निगेटिव। अब मैं कहूं अगर 5 जाते तो इसके पास माइनस का 5 आता है, इसके पास कैसा आता है? प्लस का 5। तो समझो जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आवेश का मान बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है? तो बस वही मैंने लिखा था, जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वो किसी पदार्थ में आवेश की मात्रा होती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। यहां से मैंने बनाया था एक फॉर्मूला, वो बनाया था पदार्थ में जो आवेश है Q मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या N के अनुक्रमानुपाती होती है। तो बन गया ऐसे, Q आवेश को Q से, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को N से, तो यहां से बना था Q बराबर Ni। समझ आया फॉर्मूला? अब सुनो, अब इस चैप्टर में हम आए थे वैद्युत चालक में, पहले क्या पढ़ा था? वैद्युत धारा। तो ये वैद्युत धारा मैंने बताई थी कि जब आवेश पता कर लेना तो फिर आपको बताना है कि जो वैद्युत धारा होती है वो आवेश प्रवाह की दर होती है। क्या होती है बताओ? आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। I बराबर क्या होता है? Q अपॉन T। क्या समझ आई बातें? ठीक, ये पूरी तरह समझ आ गया होगा। तो यहां तक मैंने बता दिया था। अब आगे हाँ ये भी बता दिया था वैद्युत धारा सदिश है या फिर अदिश। तो वहां पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वैद्युत धारा अदिश राशि है। कैसी है? अदिश। अच्छा, ये जानकर आपको हैरानी होगी, कुछ समय बाद मैं इसको सदिश की तरह दिखाऊंगा। तो अभी फिलहाल इस चैप्टर में आपको क्या मान के चलना है? अदिश है। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक में आ जाते हैं पुनः। ठीक है, अब मैंने ये कहा कि जो परमाणु था, परमाणु में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जल्दी बोलो। चक्कर लगाते हैं। अगर चक्कर लगाते होंगे तो अपने परमाणु से टकराते होंगे, है ना, दीवारों से टकराते होंगे। तो टकराने के समय कुछ चीज़ें बनती हैं, कुछ डेफिनेशन बनती हैं। उन डेफिनेशनों को आज हम पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन पहले तो ये है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। अच्छा, आपको रटने की जरूरत ना पड़ेगी, यहीं हर एक चीज याद भी हो जाएगी, बस थोड़ा सा मन लगाते रहना। ठीक, पहली इसकी जो डेफिनेशन है वो आप समझो क्या है।
सबसे पहले हम पढ़ेंगे माध्य मुक्त पथ। फिर पढ़ेंगे हम लोग श्रांति काल। फिर इसके बाद पढ़ लेंगे अनुगमन वेग। या इसी को हम कहते हैं अपवाह वेग। ये इतनी चीजें आपको पढ़नी है इसमें। ये फर्स्ट नंबर, सेकंड और थर्ड। चलो अब एक एक करके जल्दी से समझ लो कि ये क्या क्या पढ़ना है और क्या है ये चीजें। देखो ये जो माध्य मुक्त पथ होता है ये समझो पहले। मैंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जब चक्कर लगाते हैं वो अपने चक्कर अपने पास अपने निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। किसमें? निश्चित कक्षाओं में। ये आगे पढ़ोगे जाके बाद में, ठीक है, जब सेकंड फिजिक्स पढ़ाएंगे उसमें पढ़ाएंगे। फिलहाल मैं तुम्हें अभी ये बताता हूँ कि जब ये इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे होते हैं ना तो ये क्या करते हैं, जैसे किसी पात्र में भर रहे हैं, ठीक है, तो ये जब चलते हैं दौड़ते हैं, जैसे करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो क्या होता है बताओ? आवेश का बहना। आवेश क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का दौड़ना, है ना। तो कुल मिलाकर जो धारा बनती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दौड़ने से बनती है। और जब ये बताओ मुक्त इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे तो बहुत से इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे तो दीवारों से टकराते हैं और एक दूसरे से भी टकराते हैं। तो ये जो टकराते हैं तो इनके द्वारा, समझना, जब ये टकराएंगे उसी समय से सारी चीज़ें बनेंगी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन, मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि ये ऐसे है, ये एक चालक समझो, और मान लो यहाँ से फ्लो हो रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ है, यहाँ है, ये ऐसे फ्लो तो जा रहे हैं। आपको ये बस समझ लेना है, थोड़ा सा इमेजिन करना है बस, बाकी ये पूरी तरह से ये ऐसे है नहीं, वो तो ऐसे दिखाने के लिए समझा रहे हैं। अब मान लो कोई एक, इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चलता गया तो ये मान लो किसी से भिड़ा, मान लो इसने टक्कर की, चलते चलते मान लो इससे भिड़ा, इस वाले से भिड़ जाएगा। जैसे ही भिड़ेगा तो बताओ भिड़ने के बाद दिशाएं बदल जाती हैं कि नहीं? तुमने खुद देखा होगा, अगर दो व्यक्ति आपस में दौड़ रहे हैं, वो आपस में भिड़ जाए तो उनकी दिशाएं चेंज हो जाती हैं चेंज। तो मान लो इसकी दिशा चेंज हुई और ये अगली बार इधर की ओर मूव कर गया, तो अब इससे भिड़ जाएगा। तो एक बार यहाँ भिड़ा, अगली बार यहाँ भिड़ा, तो ये क्या हो गया? क्रमवार दो लगातार टक्कर हो गई कि नहीं हो गई? बताओ। पहली टक्कर इस जगह से हुई और यहाँ दूसरी टक्कर यहाँ पर हुई, तो इन्हें कहते हैं दो क्रमवार टक्कर, है ना, क्रमागत टक्कर। तो किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच जो चली गई दूरी होती है उसी का नाम होता है माध्य मुक्त पथ। बताओ, आसान है। किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच जो चली गई दूरी होती है उसी का नाम क्या होता है? माध्य मुक्त पथ। क्या समझ आई बातें? बताओ, सबको याद हो जाएगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो किसी चालक में जब चलता है और वो दो क्रमागत टक्कर चल ले, एक बार टक्कर हो फिर दोबारा जहां टक्कर हो, तो दोनों के बीच की जो दूरी होगी वही क्या कहलाती है? माध्य मुक्त पथ। कोई दिक्कत किसी को? बताएं, समझ जाएंगे। अब श्रांति काल के बारे में यहीं पर बात कर लेते हैं। एक बात मुझे बताओ, जब ये यहां से यहां गया, ठीक, और फिर यहां से यहां गया तो दो बार टक्कर हुई। ये बताओ, एक टक्कर फिर दूसरी टक्कर, क्या जब दोनों टक्कर आपस में होती हैं तो इन दोनों टक्करों के बीच में कोई समय लगा होगा या नहीं लगा होगा? लगा होगा ना। तो जब दो क्रमागत टक्कर लगती हैं और उसको दूरी तय करने में जितना समय लगता है, दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी में जितना समय लगता है उस समय का नाम होता है श्रांति काल। क्या समझ आ रही बातें? पहली बात देखो, मान लो मैंने कहा ये इलेक्ट्रॉन था, इसने पहली बार एक ये है, मान लो उसके रास्ते में एक और इलेक्ट्रॉन है, और ये मान लो दीवार ही है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी हो सकता है भाई, इसकी दीवार से भी टकरा सकते हैं, हो सकता है ये टकराने के बाद इधर निकल गया होता है ना, कोई जरूरी नहीं। तो मान लो ये इलेक्ट्रॉन गया, पहली बार इससे टकराया, अगली बार ये ऐसे दिशा इसकी बदली और यूं टकरा गया, तो दो क्रमागत टक्कर हो गए, तो एक बार इधर और एक बार इधर। तो जब दो क्रमागत टक्करों के बीच जो दूरी तय की जाती है
उसका नाम होता है माध्य मुक्त पथ। समझ गए? पथ मीन्स रास्ता होता है कि नहीं, समझो जरा। तो मतलब जो रास्ता होता है ना दो क्रमागत टक्करों वाला, वही कहलाता है माध्य मुक्त पथ। लेकिन बात आ जाती है श्रांति काल। तुमने पढ़ा होगा काल का मतलब समय होता है ना, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, ऐसे कुछ भी जो भी है तो वो अंग्रेजी में पढ़े होंगे। तो ये काल का मतलब समय। अब समय को कैसे बनाओगे? जब मुक्त पथ के जहां दो क्रमागत टक्करों के बीच में बात चल रही है तो श्रांति काल भी वहीं का होगा। तो जब पहले टक्कर करे और एक दूसरा टक्कर करे, इन दोनों टक्करों में जब चलने में, इन दोनों टक्करों के बीच जितनी दूरी तय करने में जितना समय लगता है, उस समय का नाम होता है श्रांति काल। क्या समझ आ गई? ठीक, बस इतना ही काफी था। अब मैं लिखता हूं और इस चीज को समझते जाना। इसमें क्या हो, किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी बस मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। और लिखना अपने में क्या होगा कि किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। तो ये जोड़ लेंगे आगे। वैसे ही ठीक इसको भी बना लेंगे। इसमें क्या होगा, मैं लिख देता हूं, ये सेम कंडीशन है, यही पूरा लिखना है। और हम लिख देते हैं दो क्रमागत टक्करों के बीच, दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी में लगा समय, वो क्या कहलाता है बताइए? श्रांति काल। समझ रहे होंगे सब लोग। तो ये क्या होता है, दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी जो होती है वो माध्य मुक्त पथ, और दूरी में जितना समय लग जाए उसका नाम श्रांति काल। और ये दूरी को जो श्रांति काल होता है ना, इसे हम समय होता है, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। ये समझ गए? अब ये इतनी बातें, ये टाउ समझ जाएंगे ना। ये टाउ एक और चीज था, याद करो चैप्टर नंबर 1 में क्या था? बलागुण। बहुत सही था। और ये यहाँ पर क्या बन गया है? श्रांति काल। तो चैप्टर वाइज जब भी दिमाग में आ जाए तो वो चीज़ें क्लिक करनी चाहिए कि तुम्हें क्या बताना है। अगर वो पूछे कि श्रांति काल क्या है, तब भी टाउ से बताना है। बलागुण का क्या है, तब भी टाउ से बताना है। तो ध्यान रखना है ये चीज़ें। अब यहाँ पर ये अनुगमन वेग के बारे में सुनो जरा। अगर हम मान लो कि, अच्छा हाँ, पहले मैं यहीं पर बता दूं, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये नोट पॉइंट, इसको समझो पहले। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग 10⁵ मीटर प्रति सेकंड होता है। मतलब ये कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो 10⁵ मीटर प्रति सेकंड, या कह सकते हो 100 किलोमीटर प्रति सेकंड। कितना? 100 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से चलते हैं। समझ गए? ऊष्मीय वेग है। तो ये कितने ऊष्मीय वेग से चलते हैं बताओ? 100 किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब हर एक सेकंड में कितनी स्पीड तय कर लेते हैं? 100 किलोमीटर। तभी तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे लाइट वहां जैसे पावर से ऑन की गई तो इधर तुरंत घर में हाजिर है ना, क्योंकि स्पीड इसकी बहुत होती है। तो ये समझ रहा। अब यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान में रखना।
ये कितना 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकंड। ये इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग है, समझ जाएंगे। अब अगर पता है मान लो किसी चालक को बैटरी से जोड़ देते हैं, किससे जोड़ देते हैं, बैटरी से, तो क्या होता है बैटरी के जो विभवांतर होता है ना, टर्मिनल विभवांतर, पॉजिटिव निगेटिव हो जाते हैं तो विभवांतर उत्पन्न होगा। तो जो बैटरी के विभवांतर होता है ना, ये इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता। कौन सी गति, त्वरित गति। ये शब्द बड़ा अच्छा है, इसको समझो जरा, क्योंकि ये अच्छा त्वरित का मतलब क्या होता है बता दो मुझे अगर समझ पा रहे हो तो। कौन सा, बता। हाँ मतलब हाँ बात सही है तुम्हारी, ये बातें सही हैं। जो त्वरित गति का मतलब ये होता है कि ऐसी गति दे देना कि उसके वेग में परिवर्तन हो सके। क्या हो जाए, उसके वेग में परिवर्तन हो जाए तो हम कहेंगे त्वरित गति। जैसे मान लो सपोज करो एक व्यक्ति दौड़ रहा है, मान लो दौड़ रहा है, और दौड़ रहा है व्यक्ति उधर की ओर मुड़ करके दौड़ रहा है, ठीक है। और आप जैसे मान लो आगे की ओर मैं जाने वाला हूँ और आप मुझे दौड़ रहा हूँ और पीछे से आके धक्का दे दो, देखो मेरी स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ कि मैं इधर की ओर दौड़ रहा, तुम इधर से धक्का दे दो, फिर भी मेरी स्पीड बदलेगी भाई, इस बार कम होगी लेकिन स्पीड बदलेगी कि नहीं बदलेगी। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो एक व्यक्ति दौड़ रहा है और तुमने पीछे से कागज़ ऐसे ऐसे हवा कर दिया, क्या उसकी स्पीड में कोई फर्क पड़ेगा क्या भाई? कागज़ भी फोर्स अप्लाई करता है ना हवा से, पर इतना तो नहीं करेगा क्योंकि इस व्यक्ति की स्पीड में परिवर्तन दिखा दे। तो ये जो गति जो कागज़ के द्वारा दी जा रही ना गति, इसको क्या कहेंगे, ये जो कागज़ है ये इसको त्वरित गति नहीं दे सकता। समझ आई होंगी मेरी बातें। त्वरित गति का मतलब ये हुआ कि ऐसी गति प्रोवाइड कर देना कि उसके वेग में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए। कि अब मान लो जैसे थोड़ी देर के लिए एक व्यक्ति दौड़ रहा है, एक मच्छर है इसके पीठ पे बैठ के धक्का दे रहा है ना, तो ये पॉसिबल तो है नहीं कि नहीं उसकी गति में परिवर्तन हो जाए। तो इस तरह के जो चीज़ें दें तो कहेंगे बस ये दे रहे हैं पर त्वरित गति नहीं दे रहे हैं, गति तो देना चाह रहे हैं पर ये त्वरित गति नहीं दे रहे हैं। ठीक वैसे ही जब किसी चालक को बैटरी से जोड़ देते हैं तो जो बैटरी का विभवांतर होता है ना, वो इलेक्ट्रॉनों को, क्योंकि दौड़ते कौन है बोलो, इलेक्ट्रॉन ही तो दौड़ते हैं चालक में, तो जब इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति नहीं दे पाता बल्कि चालक की लंबाई के अनुदिश केवल 10 की पावर -4 मीटर प्रति सेकंड का वेग दे पाते हैं। कितने मीटर प्रति सेकंड का, 10 की पावर -4 मीटर प्रति सेकंड। इसको तुम जानोगे क्या है, ये है 1/10 की पावर +4 मीटर प्रति सेकंड। समझ रहे होंगे मैथमेटिक्स वाले आसानी से। या तो मैं ऐसे कहूँ कि इसके बटे में 1 है तो किसी को कोई तकलीफ है अभी नहीं, जो पावर माइनस की होती है वो नीचे आएंगी तो आगे क्या, मीटर प्रति सेकंड। इसको थोड़ा सा हल करो, ये है 1/10 की पावर 4 का मतलब 1 2 3 4 जीरो लगा लेना, ये है मीटर प्रति सेकंड। अब ये बताओ भाग करोगे तो 0.000 कितने, 4 जीरो है ना, तो 1 मिल गया। समझ आया, 4 जीरो है तो 4 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए जरा, वो इलेक्ट्रॉन जो 100 किलोमीटर प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड में 100 किलोमीटर के ऊष्मीय वेग से दौड़ना चाहता है, उसको आप इतना दे पा रहे हो, इतना 0.001 मीटर प्रति सेकंड। कितना मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर में नहीं। अगर किलोमीटर में लाओगे ना तो इसको ऐसे करो 0.0000001 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसको तो तुम शून्य ही समझोगे, है ना। अगर इतनी बार कोई वैल्यू 0 0 के बाद 1 आ जाए तो इसको तो हम लिखें ही ना, लिखते हैं क्या बताएं, नहीं लिखते, लगभग शून्य के बराबर है। तो ये बताओ जो व्यक्ति इतने की स्पीड से दौड़ना चाह रहा हो 100 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, और आपने उसको जब और ताकत देने की कोशिश की ना, गति देने की, तो मात्र इतना दे पा रहे हो क्या, इस वाले को इतना दोगे तो इसके पहले वाले गति में कोई परिवर्तन नजर आएगा आपको, नहीं नजर आएगा ना। तो आप क्या कहोगे, ये भाई साहब जो है ना, ये इसको त्वरित गति नहीं दे पा रहा है। तो बस ये जो छोटा सा वेग देते हैं ना, इसी वेग का नाम हो जाता है अनुगमन वेग। समझ गए, अनुगमन वेग या अपवाह वेग, क्या नाम होता है, अपवाह वेग। क्या समझ आई पूरी बातें। हम क्या समझेंगे, जो बैटरी का विभवांतर होता है वो इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता, बल्कि वह इन्हें चालक की लंबाई के अनुदिश एक नियत सूक्ष्म वेग दे पाता है, जिसका मान 10 की पावर -4 होता है मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, और इस नियत सूक्ष्म वेग का ही नाम होता है अनुगमन वेग। बताओ कुछ दिक्कत तीनों चीजों को समझने में, बताइए जरा, पूरी तरह समझ आई।
अच्छा ये बात समझ आई कि नहीं कि इसको इसके पास त्वरित गति क्यों नहीं होगी? भाई ये तुम खुद समझ लो कि जो व्यक्ति 100 किलोमीटर एक सेकंड में दौड़ रहा है, उसकी स्पीड इतनी है कि 100 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा मात्र एक सेकंड में। तुमने पीछे से इतनी ताकत लगाई कि 0.0000 इतने किलोमीटर प्रति सेकंड की और स्पीड देनी चाहिए, तो इसकी स्पीड में कोई फर्क नजर आएगा क्या? नहीं। मान लो मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, ये वैसी चीज है कि जैसे कि मान लो वो कुंभकर्ण ही था ना जो बहुत सी रोटियां खा के सोता था, है ना? कोई था, एक व्यक्ति था जो बहुत खाता था। तो मान लो कि मैं कह रहा हूँ, एक एग्जांपल हो, उनकी मुझे याद नहीं है सही से, मैं तुम्हें एक बताता हूँ। मान लो एक आम आदमी है, तो वो मान लो 100 रोटियां खा के एक बार में उसका पेट भरता है। एक बार में कितनी रोटियां खाएगा वो? 100 रोटियां। और आप पता है क्या कह रहे हैं? नहीं मैं इसे खाना और खिलाऊंगा, मैं अपनी तरफ से खिलाऊंगा, और आपने इतना छोटा सा टुकड़ा लेकर दे दिया। वो क्या कहेगा? तुम्हारा खाना खाकर मैं चल रहा हूँ। क्या कहेगा बताओ? कहेगा जो मैंने 100 खाई है ना, मैं उसके भरोसे चल रहा हूँ, तुम्हारे इतने से तो मुझे पता ही ना चलेगा कहाँ हूँ मैं। समझ आई कि नहीं आई बातें? तो क्या कहेगा? वो कहेगा कि नहीं मैं तुम्हारे उससे मेरी कुछ क्षमता बढ़ी। वो कहेगा तुम्हारे से क्षमता बढ़ी नहीं, मुझे पता ही नहीं चला तुमने दिया भी या नहीं दिया। तो ठीक समझ आई बातें? भाई इतनी स्पीड से वो जाना चाहता है, तुमने उसको इतना दिया, वो कहेगा क्या कि मैं इसकी वजह से मेरे वेग बदल रहा है? वो कभी ना कहेगा। तो ये वो वेग है जो उसके उसे त्वरित गति प्रदान नहीं कर सकता, और इसी नियत सूक्ष्म वेग का ही नाम हो जाता है अनुगमन वेग। अब तो पूरी बातें समझ आई होंगी, एक दो एग्जाम्पल भी दिए। अब इसका नाम, इसको जो डिनोट करते हैं वो हम अनुगमन वेग को वीडी से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा ये वीडी कुछ अलग बात नहीं, मेरी बात समझे, इसको अंग्रेजी में ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, समझे? इसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो डी फॉर ड्रिफ्ट हो जाता है, वी फॉर वेलोसिटी, तो बन गया वीडी। तो इसे हम वी सफिक्स में छोटा सा क्या बना लेंगे? डी। तो इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं। मुझसे पूछ लो अगर कुछ बातें अभी इन तीन में ना समझ आई हो तो। हाँ इसकी परिभाषा लिख दें इसकी? ठीक है, पहले सिलेक्ट करूं मैं। ये समझ जाओगे ना इस बात को, ये वाली चीज इधर मैं लिख देता हूं छोटा छोटा। ये क्या है? ठीक सुनिए जरा, छोटा छोटा मैं लिख दे रहा हूं कि बैटरी का विभवांतर इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता। बल्कि वह इन्हें चालक की लंबाई के अनुदिश एक नियत सूक्ष्म वेग ही दे पाता है। इस नियत सूक्ष्म वेग को अनुगमन वेग या अपवाह वेग वीडी कहते हैं।
समझ आ गई बातें? बताएं अब ठीक रहेगा। और जो नियत सूक्ष्म वेग होता है वो कितना 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड दे पाता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक रहेगा। अब बताएं, अब बढ़ जाएं आगे। अभी कुछ अब कुछ पूछना है इसमें से? सारी बातें समझ आई ना? ठीक है, अब सुनो जरा, अब एक अच्छा सा डेरिवेशन पढ़ेंगे हम लोग। मिटा दें या ऐड कर दें? ऐड कर देते हैं। ठीक है, अगली जो हेडलाइन है वो है वैद्युत धारा तथा वेग में संबंध। सुनो जरा, मानो अपने पास ये कोई एक चालक है, ये एक चालक है और इस चालक के जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो मान लो है a। मैं लिख देता हूँ, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है a। दोनों सिरों का जो क्षेत्रफल है वो सेम है, वो कितना है a। इसमें कौन दौड़ रहे होंगे बताओ? इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे होंगे। तो मान लो मैं इसे बैटरी से जोड़कर समझा दूं क्या? मान लो मैं बैटरी से जोड़कर समझा रहा हूं। अब इसमें कौन दौड़ेंगे? अच्छा, इसमें एक खास बात है वो मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। बैटरी से ना जोड़ो तो अच्छी बात है, जोड़ दोगे तो तुम्हें डायरेक्शन याद रखनी होगी। ये फिर मैं इधर लिख ही देता हूँ, इसको ज़रूरी भी है। नोट पॉइंट, किसी चालक में प्रवाहित धारा की दिशा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के चलने की दिशा के विपरीत होता है। समझ गए बातें? तो देखो, अगर ये देखो, ये बताओ, ये पॉजिटिव तो ये कौन सा सिरा होगा? बोलो पॉजिटिव। और ये कौन सा हो जाएगा? नेगेटिव। अब एक बात मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ेंगे, तभी तो हम कहते हैं कि धारा पॉजिटिव चल के नेगेटिव पे आती है। समझ आई बात है? तो ये बैटरी जोड़ दिए गए, तो इस बात को ख्याल रखो कि अब इलेक्ट्रॉनों की दिशा हमेशा इधर की ओर बनाओगे। अगर तुमने ये जोड़ा ना होता तो मन मर्जी के मुताबिक जिधर मनो उधर बना देते हम, चाहे इधर दौड़ा दो चाहे इधर दौड़ा दो। लेकिन अगर बैटरी से जोड़ दिया तो फिर डायरेक्शन बनानी होगी आपको, तो ध्यान रखेंगे। मतलब ये आपके फायदे की बातें कर रहे हैं। अगर बोर्ड एग्जाम में बैठना और धारे की डायरेक्शन ना याद आ रही हो तो बेहतर क्या करोगे?
बैटरी ही ना छोड़ो। अब तुम इधर दौड़ा और चाहे इधर दौड़ा, वो समझदार है कि अच्छा बैटरी इधर से जोड़ रखा होगा, ये अच्छा इधर से जोड़ रखा होगा, तो ये अपने फायदे की बात है। तभी मैथमेटिक्स वाले समझाते होंगे तुम्हें कि जैसे कि अगर मान लो कोई एक सूत्र लिखना चाह रहे हो, बट सूत्र नहीं याद है पर कंडीशन याद है कि ये ऐसे होगी, तो कंडीशन लगा के हल कर दो। सूत्र ज़रूरी नहीं, क्योंकि सूत्र के नंबर मिलते हैं, अगर गलत हुआ तो काट दिए जाएंगे। तो बेहतर कि आगे बढ़ जाओ स्टेप वाइज, ये नहीं कि तुम वहाँ फंसे रह जाओ। तो पहली बात तो ये है कि तुम्हें हर एक चीज़ कॉन्सेप्ट से पढ़ के छानी है कि कोई चीज़ भूलो नहीं। अगर बाय मिस्टेक अगर आपसे भूल हो जाती है तो आप फिर ना करिएगा, ध्यान रखिए, ठीक है, क्योंकि आपको नंबर गेन करने हैं ना कि खोने हैं, तो बेहतर होगा। तो मैं इधर की ओर डायरेक्शन बना दूं, समझ आया ना? क्योंकि अच्छा ये भी समझ सकते हो ना, ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होंगे कि नहीं इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर दौड़ना शुरू करेंगे। तो यहाँ से मैं इधर की ओर डायरेक्शन बना देता हूँ, ये लो। ये दौड़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन इधर की ओर, ठीक। अब ये जो दौड़ रहे हैं, मान लो मैंने ये कहा कि इस चालक में, इस चालक के एकांक आयतन, एकांक आयतन मतलब जिस आयतन कितना हो, एक आयतन में एक यूनिट जो अगर वॉल्यूम है उसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो स्मॉल लेटर में n है। कितनी है? ये क्या मैंने किया, स्मॉल लेटर में n है। समझ आई बातें? फिर देखो क्षेत्रफल क्या माना, a, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एकांक आयतन में कितनी मानी, n, और माना कि जो इलेक्ट्रॉन है ना इनका अनुगमन वेग vd है। कितना है बोलो? अनुगमन वेग vd है। और चालक के सिरों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है l। इतना तो समझदार है, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग। ये क्या मैंने लिखा, इसकी कोई ज़रूरत तो अब थी नहीं, अब इसको हटा दें, ये तो समझ गए होगे। मैं शिफ्ट कर देता हूँ, ये लो इधर ही। तुम भी यहीं आ जाओ, अच्छा लगेगा। हाँ ठीक, हम लिखते हैं यहाँ पर, माना माना एक चालक है जिसके अनुप्रस्थ काट का का क्षेत्रफल a है, कॉमा इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। तथा सिरों की लंबाई, सिरों के बीच की दूरी L, जबकि इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd है। तब यहाँ पर अब समझिए ज़रा, इतनी चीज़ें मैंने मान ली, जो जो इसमें दिख रहा था वही चीज़ें मैंने मान ली। अब यहाँ से हल करना बस शुरू कर देंगे। देखो अगर मैं कहूँ कि इलेक्ट्रॉनों द्वारा यदि इलेक्ट्रॉनों द्वारा t समय में ले जाया गया आवेश Q हो, तब
आई बराबर क्या बन जाएगा बताइए ज़रा। आई बराबर क्या बनेगा, Q अपॉन टी। यही तो पढ़े हम लोग कि अगर टी समय में कोई इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉनों द्वारा Q आवेश से ले जाया जाता है तो आई बराबर Q अपॉन टी बनेगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देते हैं। ठीक, फिर इसके बाद की बातें करते हैं। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n। तो यहां लिखते हैं चूंकि एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बताओ मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आपने क्या माना है, अभी अभी बिल्कुल बताइए। हमने माना है स्मॉल लेटर में n, यही तो माना है। अब ये बताओ जरा आपने लिखा क्या है, एकांक आयतन में। इस धारा की परिभाषा पढ़ो, एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को, यही तो पढ़ते हैं इसको। किसी चालक में एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को वैद्युत धारा कहते हैं। तो जिस शब्द के पहले एकांक लिखता है वो चीज कहाँ आती है, नीचे। इसमें पढ़ के देखो एकांक आयतन में, तो जल्दी बोलो आयतन कहाँ रहा होगा, नीचे। तो बटे में यहां हम करेंगे V वॉल्यूम। एक मिनट का टाइम दे, इसको हटाऊं यहां से मैं। ठीक, सुनिए जरा। तो अगर मैं कहूं कि यहां पर V कहाँ आएगा तो आप बोलेंगे नीचे वॉल्यूम, क्योंकि एकांक आयतन। और फिर क्या बोलो, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसको किससे डिनोट कर लेंगे, कैपिटल N से। अब ये बताओ चालक का जो आयतन होगा, ये देखो ये स्मॉल n है, बराबर कैपिटल N अपनी जगह में, V बराबर A इंटू एल होगा। मैंने पीछे भी पढ़ाया था कि जो ये लंबाई है और जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल और लंबाई का गुणा कर दो तो बन के आ जाता है आयतन। यहां पर लिख देता हूं मैं, चूंकि जो V होता है वो A इंटू एल के बराबर होता है। V बराबर A इंटू एल। तो यहां पर वैल्यू रख दी गई। ये n निकालना है तो ए एल बटे में इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो n बराबर बनेगा n a l, ये बन के आ गया इतना। ये n a l इतना समझ आ गया होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको और हटा दिया जाए। अब सुनेंगे यहां से, देखिए ये बन गए आगे। अगर हम ये लिखें चालक में प्रवाहित आवेश, तो फिर से फॉर्मूला क्या बनेगा, Q बराबर NE, यही तो बनाएंगे। अच्छा, इस बार कैपिटल N क्यों माना, क्योंकि कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये निकली है अपने पास, ये याद रखना। ये तो एकांक आयतन में थे, जो मेन इलेक्ट्रॉन है वो ये वाला है। तो यहाँ पर n स्मॉल होता था, जब वो n माना जाए, यहाँ कैपिटल N माना गया तो कैपिटल N बना लेंगे। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो Q बराबर बन के आएगी, कैपिटल N की वैल्यू है NaL और ये क्या है E। ये समझ जाएंगे हम लोग। अब ये बताइए, ये जो है इसी को हम ऐसे भी, चलो ठीक है यहीं पर छोड़ देते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, यहीं पर छोड़ देंगे। अब लिखेंगे अतः, लिखेंगे यहां से Q का मान समीकरण 1 में रखेंगे। Q का जो मान है समीकरण 1 में रखेंगे। लिखेंगे Q का मान समीकरण फर्स्ट में
रखने पर, तो बताइए समीकरण 1 में अगर रखेंगे आप तो क्या बन के तैयार होगा, I बराबर Q अपॉन टी है। तो Q की वैल्यू कितनी है, देखो एक बार मैं लिख देता हूँ, Q अपॉन टी। तो यहाँ से जो I की वैल्यू आएगी, Q का मान कितना निकालो, NaLe है ना, या NaEl अपॉन क्या है, T। अब एक बात फॉर्मूला यहाँ पर समझिए ज़रा, इधर ही मैं लिखता हूँ। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ये समझ जाएंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर आपको दूरी निकालनी है ये, तो ये समय बटे में इधर आएगा, तो बताइए गुणे में हो जाएगा, तो ये चीज़ इधर आ जाएगी। मतलब दूरी बराबर जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। तो यहां पर अब चीजें आपको समझने, ये मैं हटाता हूं। चूंकि दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब दूरी क्या है, चालक की लंबाई ही तो दूरी कहलाएगी, इस सिरे से इस सिरे तक की। भाई ये लंबाई बोलो या दूरी बोलो, तो बताओ दूरी की जगह में कितना है, बोलिए L। चाल बताओ, ये जो आवेश को ले जा रहे हैं वो कौन ले जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कितना है, बोलो VD। ये दिख रहा है अनुगमन वेग, ये VD दिख रहा है, तो VD चाल की जगह में हो गया। टाइम बताओ, या एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में कितना टाइम लेना है, T। तो यहाँ पर लिख लेंगे T। तो बताइए L की जगह में क्या लिख सकते हैं हम लोग, VD इंटू टी, VD इंटू टी। तो यहाँ पर क्या बन के आएगा, ये L बराबर लिख देते हैं VD इंटू टी। अब इसको रखना होगा आपको यहाँ पर। तो बताइए यहाँ से क्या बन के तैयार होगा, I बराबर NEA, पहले E लिख ले रहे हैं फिर A लिख ले रहे हैं, NEA, ठीक समझ गए। और ये रखा है L की जगह में क्या लिखना है, VD इंटू टी, और नीचे क्या है बताइए T। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो एक T है, इस एक T से वाला एक T ख़त्म हो जाएगा। तो I की जो वैल्यू बन के आएगी वो आएगी NeAVD। आया समझ, NeAVD, और यही हो जाएगा अपना आंसर। ये है संबंध। क्या पूरी तरीके से समझ आया, बताइए जरा, कुछ दिक्कत है तो मुझसे पूछ लें अभी। यहाँ पर बस इतनी बात समझना। तो देखो, चालक के सिरों का क्षेत्रफल A मान लेना है, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग VD मान लेना है, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या N मान लेना है, चालक के सिरों की लंबाई L मान लेना है। फिर आपको क्या पता है, यदि मान लेना कि T समय में जो ले जाया गया आवेश है इलेक्ट्रॉनों के द्वारा वो Q है, तो धारा कितनी बनेगी, I बराबर Q अपॉन T के बराबर। फिर यहीं पर समझो, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n मान चुके हो। देखो तो स्मॉल n, तो क्या होगा, क्या इसे मैथमेटिकल फॉर्म में अगर बनाओगे तो देखो जरा ध्यान से, मैं कह रहा हूँ कि ये है एकांक समय में प्रवाहित आवेश, ये क्या है, एकांक समय में प्रवाहित आवेश, उसको लिखते हो Q अपॉन T। तो अगर मैं कहूँ एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो एकांक आयतन का मतलब V नीचे और संख्या ऊपर, तो n बराबर कैपिटल N अपॉन V। जो कैपिटल N है ना, इसी को निकालना है। तो ये V बटे में इधर आ गया, तो देखो n बराबर V बराबर A इंटू L होता है, क्षेत्रफल इंटू लंबाई। तो ये बटे में इधर आ गया तो गुणे में, तो n बराबर n और A इंटू L, A इंटू L, NaL, NaL, n बराबर बन गया। फिर क्या करेंगे, चालक में प्रवाहित आवेश Q बराबर Ne से, इस फॉर्मूले को जैसे यूज करोगे तो क्या बनेगा, Q बराबर n की जगह में NaL, NaL और इंटू में ये E है। ये जैसे ये बन जाए तो Q का मान समीकरण 1 में रखो, ये जो Q का मान आया इसको समीकरण 1 में पुट करो, तो समीकरण 1 क्या है, I बराबर Q अपॉन T। अब यहाँ पर Q की जगह में रखना है हमें NaLe, NaEL बन गया, NaLe बोलो चाहे NaEL, एक बात साफ है, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। बता दिया कैसे बना, दूरी की जगह में L लिखना है क्योंकि सिरों की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी L। चाल बताओ, वेग कितना है, अनुगमन वेग VD है, टाइम यहाँ से यहाँ तक ले जाने में T, तो ये बन गया L बराबर VD इंटू टी, VD इंटू टी। तो जहाँ L है वहाँ बन के आ गया VD इंटू टी, ये NEA एक साथ है, VD इंटू टी और T से T खत्म, तो NeAVD। समझ आया, मतलब ये हुआ कि धारा जो है वो डिपेंड करती है किस पे,
VD अनुगमन वेग पे डिपेंड करती है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक सारी बातें समझ आई। टाइम कितना हो रहा है देख लें। चलो ठीक है, फिर अब इसके बाद की क्लास कल से स्टार्ट करते हैं। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। और हाँ, यूट्यूब वाले अगर देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर दिन आपको हर एक नया लेक्चर मिलेगा ज़रूर आपको। तो बेहतरीन मेहनत करते रहिए, अच्छे मार्क्स लाइए। हम ये उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे मार्क्स लाएंगे और इसमें अपना रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे। एक बार मैं भी देखूँ कि कितना अच्छा आपके मार्क्स आ सकते हैं। थैंक यू सो मच।